हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है आज के इस इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप उन टॉपिक्स के बारे में जान लीजिए कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स के बारे में, जानेंगे कि प्रतिरोधी ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, सीएनसी मशीन में आखिर इनका यूज कहाँ पर किया जाता है। देन उसके बाद पढ़ेंगे रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, जानेंगे कि रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर किन सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स के यूजेस के बारे में। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स के एडवांटेज के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिससे आपको कोई भी यहां पर क्वेरी जो है वो आपकी नहीं होने वाली है। सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें विदाउट स्किप किए हुए, जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी पूर्वक कैरी हो जाएं। तो चलिए गाइस, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट किए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सीएनसी मशीन का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सिस्टम डिवाइसेस। तो इसके पहले हम काफ़ी सारे टॉपिक्स चैप्टर 4 में कवर कर चुके हैं। तो अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मेट्रोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट हैं, उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जाकर आप उन वीडियोस, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स आखिर होते क्या हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपके लिए राइट डाउन कर रखी हैं। आपका काम है अच्छे से इसको एक बार सुन लेना, जिससे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यदि आप इसको अच्छे से सुन लेते हैं तो आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें राइट डाउन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ऐसे ही याद करा दूँगा। तो चलिए गाइस, समझते हैं रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स आखिर होते क्या हैं। यदि किसी पदार्थ का प्रतिरोध, एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि किसी पदार्थ का प्रतिरोध पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन की वजह से बदलता है तो उस पदार्थ को हम रेजिस्टिव प्रतिरोध कह सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि किसी मटेरियल्स का रेजिस्टेंस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के कारण बदलता है तो उस पदार्थ को उसका रेजिस्टिव प्रतिरोध कहा जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका रेजिस्टिव प्रतिरोध होता क्या है। मटेरियल के प्रतिरोध में होने वाले इस परिवर्तन को मापने के लिए हम एसी या डीसी वोल्टेज को मापने वाले किसी भी डिवाइस से इसको माप सकते हैं। मतलब हमारा है कि ये जो आपका चेंजेस होता है रेजिस्टिव, आपका जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टिव जो आपका ट्रांसड्यूसर होता है, इसमें आपके इन्वायरमेंट के कारण, तो इस चेंजेस को हम मापने के लिए एसी या डीसी वोल्टेज को मापने वाले डिवाइस से भी हम इसको माप सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए। इसका एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया कंपन, तापमान, विस्थापन आदि भौतिक राशियों को हम रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स के माध्यम से यहाँ पर माप सकते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यदि आपने ध्यान दिया हो, कि पर्यावरण में होने वाला परिवर्तन, इसका क्या मतलब हो गया। इसका मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में कभी टेम्परेचर का अचानक से बढ़ जाना, कभी टेम्परेचर का आपका अचानक से गिर जाना, यही आपका क्या होता है कि पर्यावरण में होने वाला या इन्वायरमेंट में होने वाला चेंजेस होता है। तो इसी के कारण जो आपका प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे ही हम रेजिस्टिव प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी बताए
कि जो आपका वाइब्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जितने भी आपकी ये भौतिक राशियाँ होती हैं, इनको मापने के लिए हम रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स का उपयोग करते हैं। एक नोट पॉइंट करके आप एक चीज़ राइट डाउन कर लेंगे कि इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तन को या परिवर्तन से संबंधित जो भौतिक राशियाँ होती हैं, इनको मापना ईज़ी नहीं होता है। तो इसको भी आप नोट पॉइंट में राइट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पर दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि जो आपका एनवायरनमेंट में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसी की वजह से ट्रांसड्यूसर का आंतरिक प्रतिरोध भी लगातार चेंज होता रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका इन्वायरमेंट जब आपका चेंज होगा तो जो आपका रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है उसका आंतरिक यानी कि इंटरनल जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो भी चेंज होता रहता है। चूँकि प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन पर ही डिपेंड करता है, इसीलिए प्रतिरोध का जो मापन होता है वो पर्यावरण से संबंधित भौतिक राशियों के मापन के समानुपाती होता है। यानी कि जब आपका एनवायरनमेंट में परिवर्तन होगा, एनवायरनमेंट में आपका चेंजेस आएगा, तो आपके रेजिस्टिव जो आपका ट्रांसड्यूसर होता है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। अब जो यहाँ पर मैंने आपके लिए बातें राइट डाउन कर रखी हैं, इसको भी हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रतिरोधी ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जिसका उपयोग किसी पदार्थ के प्रतिरोध में हुए परिवर्तन को ज्ञात करने में करते हैं। उसे ही हम प्रतिरोधीय ट्रांसड्यूसर यानी कि रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपका रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर है कि पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को एसी या डीसी वोल्टेज को मापने वाले डिवाइस से मापा जाता है, जो कि मैंने आपको अभी इसके बारे में समझाया था। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका कंपन हो गया, तापमान हो गया, विस्थापन हो गया, ये जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं इनको मापने के लिए हम रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स का कार्य सिद्धांत, यानी कि रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स का वर्किंग फंक्शंस क्या होता है, ये किन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है या उसके अनुप्रस्थ जो उसका एरिया होता है, जो उसका क्षेत्रफल होता है, उसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। इसको समझते हैं हम इस फार्मूले के माध्यम से, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका फार्मूला होता है कैपिटल R इक्वल्स टू रो L अपान A, जहाँ पर कैपिटल R क्या है कि वो वस्तु का आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। L क्या होता है, वस्तु की लंबाई होती है। A आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है और रो आपका यहाँ पर वस्तु के प्रतिरोधकता के बारे में बताता है। अब जो मैंने आपको यहाँ पर बात बताई थी कि आपका जो है ये लंबाई के तो समानुपाती होता है लेकिन क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इसका क्या मतलब है कि जो वस्तु का ये आपका प्रतिरोधकता होगी वो आपके लंबाई के समानुपाती होगी। कहने का मतलब है जब आपकी लंबाई में वृद्धि होगी तो आपकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ये होता है आपका समानुपाती, यानी कि ये भी बढ़ेगा तो आपका ये भी बढ़ेगा।
अब बात करते हैं व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सनली प्रोपोर्शनल क्या मतलब क्या होता है। ये होता है एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि जब आपका वस्तु का आंतरिक प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो इसका एरिया कम होगा, इसीलिए इसको हम हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, यानी कि एक का विपरीत। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपका यहाँ पर लंबाई में समानुपाती तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है। इसको हम अच्छे से और समझ लेते हैं। आपका जो ऊपर ये दिया गया फार्मूला है, यदि किसी भी भौतिक राशि आपका चाहे एल हो, ए हो या रो हो, इन तीनों में यदि परिवर्तन होता है तो वस्तु का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि कहने का हमारा मतलब ये है, यदि किसी वस्तु की लंबाई बढ़ेगी, उसका एरिया बढ़ेगा या उसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी या ये तीनों ही चीज़ें आपकी एक साथ बढ़ेंगी तो उसके कारण आपका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी क्या करेगा, चेंज होगा। ये राशियाँ पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन की वजह से बदलती हैं। अब पर्यावरण में परिवर्तन किस प्रकार होता है मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपका टेम्परेचर का अचानक से बढ़ जाना, टेम्परेचर का अचानक से घट जाना, ड्राइनेस का बढ़ना, ये सब क्या हैं, आपके पर्यावरण में परिवर्तन का कारण होते हैं। यदि किसी पर्यावरण का तापमान बदलेगा तो ट्रांसड्यूसर का आंतरिक प्रतिरोध भी बदलेगा, जिसको हम आसानी से ओम मीटर के द्वारा नाप लेते हैं। प्रतिरोध में होने वाले इस परिवर्तन को तापमान के मेज़रमेंट में देखा जा सकता है। रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर आपके प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसको भी आप अच्छे से याद रख लेंगे तो आई थिंक आपको इसका वर्किंग फंक्शंस क्लियर हो गया होगा कि इसका वर्किंग फंक्शंस क्या होता है। सिंपली आपको इस फार्मूले को याद रखना है, बाकी आप इसकी डेफिनेशन यहीं से बना लोगे, आपको कुछ भी ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट पर लेते हैं रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स का उपयोग क्या होता है। पहला पॉइंट आपका है, ज़्यादातर रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स का जो यूज़ होता है, जो इस्तेमाल होता है, वो हम तापमान मापने वाले डिवाइसेस में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि विस्थापन मापने वाली डिवाइस में भी रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स का उपयोग करते हैं, यानी कि जिन डिवाइसेस से हम डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं उसके लिए भी हम रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट है पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेन गेज, थर्मिस्टर में रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गए आपके रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स के उपयोग। अब हम पढ़ लेते हैं रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स के लाभ के बारे में, जानते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। पहला पॉइंट आपका आता है, ये बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कि जब आपका एक्सटर्नल जो आपका इन्वायरमेंट होगा, यदि उसमें चेंज होगा तो इसके जो आपका प्रतिरोध होगा उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि ये विभिन्न आकार के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये विभिन्न आकार में आसानी से मिल जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो आपका रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं और ये हमें ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। इनका प्रतिरोध भी क्या होता है, हाई होता है, जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो आपका उच्च होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि ये एसी तथा डीसी दोनों में कार्य करते हैं। जो आपका रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स होता है वो एसी और डीसी दोनों के लिए वर्किंग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है, ये बहुत सस्ते होते हैं, यानी कि जो आपका रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इसका उपयोग करना आसान होता है, यानी कि जो आपके रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर्स होते हैं इनका उपयोग करना आसान होता है, इसको हम आसानी से यूजेस में ला सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी कि रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं और इसके लाभ कौन कौन से होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के जो अपडेट हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्रॉपरली मिलती रहे और आप हमसे इसी तरह कंटिन्यू जुड़े रहें। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का थैंक यू वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।